बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेहत है ज़िंदगी की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू। नाजरीन, इंसान का बेहतरीन साथी इसकी अच्छी सेहत है। अगर अच्छी सेहत इंसान का साथ छोड़ जाए तो ये अपने हर करीबी रिश्ते के लिए एक बोझ बन जाता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है गुर्दे, मसाने और गदूद के अमराज, इनका इलाज, इनकी वजूहात और एहतियाती तदाबीर। एक हालिया रिसर्च के मुताबिक सिर्फ यूके में गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीज़ों की तादाद 18 लाख, जबकि यूएसए में इन अमराज में मुब्तला मरीज़ों की तादाद 3 करोड़ 70 लाख से ज़ायद है। बदकिस्मती से 90% से ज़ायद लोग जो इन बीमारियों में मुब्तला होते हैं उनको ये मालूम नहीं होता कि वो एक्चुअली इन बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या आपको डायबिटीज़ है तो आपका शुमार हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में होता है। इसी एतबार से ये प्रोग्राम एक इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसका मकसद ये है कि आपको एजुकेट किया जाए और आपको ये अवेयरनेस दी जा सके कि इन बीमारियों की वजूहात या अलामात क्या होती हैं, ताकि इनका टाइमली डायग्नोस और ट्रीटमेंट करवाया जा सके। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबी अहमद, जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिकल सर्जन हैं और ब्लैडर, किडनी और प्रोस्टेट से रिलेटेड अमराज के माहिर भी। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं इस सवाल से करना चाहूँगा कि क्या वजह है कि 90% से ज़ायद लोग जो गुर्दे के अमराज में मुब्तला होते हैं उनको ये मालूम नहीं होता कि एक्चुअली इन अमराज में मुब्तला हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने ज़ैन साहब। ये किडनी डिज़ीज़ेज़ जो हैं वो साइलेंट डिज़ीज़ेज़ कहलाती हैं। इसमें जो प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है, अगर ये बीमारियाँ जो हैं वो गुर्दों को नुकसान पहुँचाती हैं, ये डैमेज करती हैं और ख़ामोशी से ये जो किडनी के सेल्स हैं या किडनी के जो स्ट्रक्चर है, उसको खोखला करती चली जाती हैं। और इंसान को बहुत सारे इंस्टेंसेस में उस वक़्त पता चलती है बात, जब डैमेज इरिवर्सिबल हो चुका होता है और किडनी को नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका होता है। तो इस वजह से ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि इंसान बिल्कुल ख़ामोशी से एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाता है जिसके बारे में उसको पता भी नहीं होता। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या दिल की बीमारियाँ हैं जिसके लिए वो मुख्तलिफ़ अद्वियात ले रहे हैं जिससे किडनी पे असर पड़ सकता है, तो वो रेगुलरली अपने ब्लड टेस्ट करवाएँ ताकि उनके किडनी फंक्शंस चेक किए जा सकें। जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जीपीज़ हैं, उनके पास क्लियर गाइडलाइंस मौजूद हैं इस बारे में कि वो हर रेगुलर टाइम पीरियड पे किडनी फंक्शंस चेक कराते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के, ताकि वो इस बात को नोट किया जा सके कि खुदा न खास्ता इन बीमारियों की वजह से किडनी को कोई डैमेज तो नहीं हो रहा। राइट। ख़ास तौर पे हमारी साउथ एशियन पॉपुलेशन में इन बीमारियों का तनासुब बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर की तादाद भी हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी सेहत का ख़ास ख़्याल रखें और अगर ये बीमारियाँ किसी को हैं, तो रेगुलर सर्विलेंस के मेथड्स पूरे करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो किडनी है और प्रोस्टेट और ब्लैडर का हमारे जिस्म में क्या फंक्शन है और इसकी कितनी अहमियत है? इसकी बेइंतहा अहमियत है क्योंकि किडनी जो है वो एसेंशियल ऑर्गन्स में शुमार किया जाता है। इंसानी जिस्म में 2 किडनियाँ मौजूद होती हैं। खुदा न खास्ता किसी वजह से अगर एक किडनी ज़ाया भी हो जाए या काम ना करे तो इंसान एक किडनी पे नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकता है। जैसे कि आप ट्रांसप्लांट में देखते हैं कि जब दोनों किडनी ज़ाया हो जाती हैं, तो एक किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है और बाकी आने वाले वक़्तों के लिए वो एक किडनी ही काफ़ी होती है इंसान को सेहतमंद रखने के लिए। तो किडनी का बेसिक फ़ंक्शन ये है कि जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो खून के रास्ते किडनी में जाते हैं और किडनी का काम खून को फ़िल्टर करना है या खून की सफाई करना है। खून में जो भी गंदगी मौजूद होती है उसको किडनी जो है वो साफ़ करती है और पेशाब के रास्ते वो जो
अज्जा हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको ज़ाइल करती है। आप इमेजिन करें कि अगर किडनी मौजूद ना हो और खून साफ़ ना किया जा सके, उसको फ़िल्टर ना किया जा सके, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो इंसानी बॉडी में जमा होती जाएँगी और उसके जो मनफ़ी असरात हैं, जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी वजह से आपकी जिस्म में तमाम केमिकल्स और मादनियात जो ज़ाया करने की ज़रूरत होती है, वो नहीं हो सकेंगी और उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से इंसान बीमार हो जाएगा और अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़ाया नहीं किए जा सकें, तो इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। राइट। इसी तरीके से ब्लैडर का आपने जैसे ज़िक्र किया, तो जो पेशाब किडनीज़ बनाती हैं, वो ब्लैडर में स्टोर किया जाता है और ब्लैडर में जमा होने के बाद वो वक़्तन-फ़वक़्तन इंसान उसको पेशाब को ज़ाइल करके, डिस्चार्ज करके, जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उससे अपने आप को क्लीन करता है। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं किडनीज़ के और ब्लैडर के। ब्लैडर का बेसिक फंक्शन स्टोरेज है। और ब्लैडर नेक पे ब्लैडर की एंट्रेंस पे जो है वो एक छोटा ऑर्गन है जिसको प्रोस्टेट कहते हैं या गुदूद कहते हैं। इसकी अहमियत जहाँ बहुत से केमिकल्स और एंजाइम्स सिक्रीट करना है और हार्मोन्स को रेगुलेट करना है, उसी साथ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गुदूद या प्रोस्टेट कैंसर जो है वो मर्दों में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा हायर नंबर का कैंसर है। फर्स्ट नंबर पे जो कैंसर पाया जाता है मर्दों में, वो प्रोस्टेट कैंसर होता है। इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एजुकेशनली, साइंटिफिकली और इंसान की वेल-बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। नाज़रीन, हमेशा की तरह आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवालात डॉक्टर साहब को पेश कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, अभी आपने ज़िक्र किया कि जीपीज़ जो हैं नॉर्मली रेगुलरली ब्लड टेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं। तो इसकी जो डायग्नोसिस है, क्या सिर्फ ब्लड ब्लड स्कैन्स के ये ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है या कोई और स्कैन्स वगैरह भी होते हैं? और इसके अलावा क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या हार्ट पेशेंट्स तो नहीं हैं, लेकिन जो ऑलरेडी किडनी बीमारियों में मुब्तला है लेकिन उनको मालूम नहीं है, वो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं दैट दे शुड लुक फॉर और वो अपने जीपी से रब्ता करें? जी, जहाँ तक ब्लड इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, तो जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है किडनी फंक्शंस के लिए, वो ब्लड टेस्ट से होती है। उसके अलावा यूरिन टेस्ट भी होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। उसके अलावा किडनी का स्कैन भी होता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन भी होता है, सीटी स्कैन डिपेंड करता है कि किडनी की डिसफंक्शन या किडनी के ना काम करने की वजूहात क्या हैं। उसके अलावा जो वंस की डायग्नोसिस का मामला हो जाए, तो ये ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट या स्कैन से बात पता चल जाती है। अ, जी, दोबारा दूसरा सवाल दोहराइएगा प्लीज़? सॉरी, एक तो ये था कि इनकी क्या सिम्टम्स हैं, क्या ऐसी जी, ऐसी चीज़ें सिम्पटम्स हैं जो मौजूद हो कि सिम्पटम्स लोगों ये को डॉक्टर पे जाना चाहिए? इस तरह से होता है कि जब बॉडी एक्सेस वाटर और जो नमकियात हैं या मिनरल्स हैं वो ज़ाया नहीं कर पाती, तो ये बॉडी में जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आपको पता चलेगा कि बॉडी में सूजन हो रही है, साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या इसमें आपका जिस्म में ताकत में कमी आई हुई है, कमज़ोरी का एहसास हो रहा है। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जिसकी वजह से सर में दर्द, चक्कर आना और जो आपकी विज़न है उसमें जो है वो अबतरी आना या उसमें डिटेरियोरेशन होना। तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं जो कि एक तरह से नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स हम कहते हैं, जी। लेकिन जब इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो इसके अंदर नीचे से पता चलता है कि इंसान की किडनीज़ सही तरह से काम नहीं कर रही हैं। वेदर इसके रीज़न डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी की स्टोन की प्रॉब्लम है जी डॉक्टर या साहब, अभी एक प्रोस्टेट। एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल करना चाहेंगी आप? मेरे 2 सवाल हैं। एक मेरी 3 साला बेटी है। उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। वो बहुत पेन जब टॉयलेट करती है बहुत बहुत पेन में होती है एंड शी डज़ लिटिल लिटिल थ्रूआउट द डे। शी डोंट डू लाइक लाइक अ प्रॉपर वन पू एंड आई हैव बीन गिविंग हर एवरीथिंग व्हिच आई कैन गिव हर एज़ अ हाई फाइबर। और मुझे दूसरा सवाल है मेरी अम्मी के लिए पूछना है। उन्हें अपने बैक पेन और राइट लेग पेन
बहुत पेन हो रहा है, तो वो भी शी इज बीइंग डन एवरीथिंग व्हाट इज अवेलेबल ओवर द काउंटर, and even she's taking paracetamol for what she should do for the pain. जी डॉक्टर साहब, कोई और सवाल करना चाहेंगे? एक सवाल ये है कि एक तो 3 साल की बेटी है इनकी, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, और मदर को राइट लेग में और बैक पेन है। कोई और सवाल पूछना चाहेंगे आप? ये जो दोनों केस इन्होंने हाईलाइट किए हैं, इनका ताल्लुक किडनी के मामलात से नहीं है। जहाँ तक कॉन्स्टिपेशन का ताल्लुक है, तो और इसके लिए इन्होंने रेमेडीज यूज़ की हैं और इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है, तो इट विल बी अ केस कि इनको इनकी बच्ची को जो है वो रेफ़र किया जाए बच्चों के माहिर अमराज से, यानी पीडियाट्रिशियन के पास। तो वो उनको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या मामला है। जहाँ तक लेग पेन का ताल्लुक है, अगेन हमारे इस मुल्क में, यूके में प्राइमरी केयर का सिस्टम काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और इस तरह की बीमारियों लेग पेन की अगेन बेशुमार वजूहत हो सकती हैं। वो मैकेनिकल वजह भी हो सकती है, वो कोई अंडरलाइंग डिजीज़ भी हो सकती है, वो कोई मस्कुलर इशू भी हो सकता है, या नर्व का भी मसला हो सकता है। तो मेरा ज़ाती मशवरा इनको ये है कि ये जीपी से रुजू करें, जीपी से चेक करवाएँ, और जो जीपी देखने के बाद असेस करेगा कि मामला क्या है, और जिस स्पेशलिटी को इनको रेफ़र करना होगा, उसको रेफ़र कर सकेगा। बिल्कुल, आपका कहना ये है कि ये अनलाइकली है कि किडनी रिलेटेड हो? ये जो बेसिक सिम्पटम्स आप बता रहे हैं, इसका किडनी से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल हेलो, करना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब, मेरी किडनी फेल हो गई है। 1.5 साल से मैं डायलिसिस पर हूँ। अब मुझे मुझे ट्रांसप्लांट के लिए कहा जा रहा है, तो वो मेरे बेटे को उन्होंने प्रेफर किया है। अब मैंने उनसे हाँ कह दिया है, मेरे बेटे ने भी सब कुछ करवा लिया, सब कुछ हो गया है, लेकिन मुझे फिक्र हो गई है कि मेरे बेटे का आगे क्या होगा। वो एक किडनी देगा, उसको आगे तकलीफ होगी या नहीं हो। जैसा मैंने फरमाया जनाब, एक किडनी पे इंसान नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। ऐसे हज़ारों लाखों लोग दुनिया में मौजूद हैं जिनकी एक किडनी मौजूद है, या तो उन्होंने किडनी डोनेट की है, या किसी वजह हाँ, से उनकी एक किडनी ज़ाया हुई है, लेकिन वो कंप्लीटली नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक अच्छा, किडनी पे। तो एक किडनी डोनेट करने से जो है वो आपके बेटे की सेहत पे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड अल्लाह बेहतरी करेगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, उसकी वो जवान है, 28 ईयर्स की ओल्ड है, और मेरा आई एम 66 डॉक्टर साहब, तो समझा। जी। तो उससे कुछ होगा उसको। उन 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 जैसे मैंने कहा, ऐसे हज़ारों लोग मौजूद हैं जो कि एक किडनी पे नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसके लिए कोई परेशानी की बात हो, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में भी वो एक किडनी पे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। आप इसको दूसरे तरीके से ये देखेंगे, आपकी उम्र इस वक्त 66 है। अगर जी, आप को ट्रांसप्लांट मिल जाता है, तो इंशाल्लाह आप 10-15 साल और, जितनी आपकी सेहत है, जितनी ज़िंदगी आप उसको हेल्दी तरीके से गुजार सकेंगे। अगर आप अच्छा, इस वक्त डायलिसिस पे मौजूद रहेंगे, तो फिर आइंदा आने वाले वक्तों में आपके लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी। ओके डॉक्टर चलिए, साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर। मेरे तकलीफ दूर हो गई। मैं तो सिर्फ मेरे बेटे के लिए जो कर रहा था, तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब। आप बहुत भरोसा बहुत रखिए, इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल के भी, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है किडनी स्टोन का, कि गुर्दे में पथरी का, और बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ भी होती है। इसकी क्या वजह होती है और किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि किडनी स्टोन्स जो है वो साउथ एशियन पॉपुलेशन में समझा जाता है कि सबसे ज़्यादा होता है। और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि जो हमारे पॉपुलेशन में लोगों की पानी पीने की आदत कम है, और एक इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को, एक 24 आवर्स में 2 से ढाई लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। वो चाहे सिर्फ़ पानी के फ़ॉर्म में हो, या चाय के फ़ॉर्म में हो, या किसी और फ्लूइड्स के फ़ॉर्म में हो। लेकिन हमने ये बड़ी कॉमनली देखा है कि जो लोग किडनी स्टोन्स के साथ आते हैं हमारे पास, हमारी पॉपुलेशन में यंग पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर, उनकी अगर आप फ्लूइड इनटेक चेक करें, तो वो मुश्किल से लीटर, सवा लीटर से ज़्यादा नहीं होती है।
होता ये है कि जिस्म में जब पेशाब कंसंट्रेट हो जाता है, उसमें एडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर मौजूद नहीं होता, तो जो केमिकल्स यूरिन में मौजूद होते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, वो सही तरीके से खारिज नहीं होते, वो एक्सक्रीट नहीं होते हैं। तो वो केमिकल्स और वो जो मिनरल्स हैं, वो किडनी में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम सुपर सैचुरेशन कहते हैं, थ्योरी ऑफ सुपर सैचुरेशन के तहत। और वो जो केमिकल्स हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है और दूसरे किस्म के केमिकल्स होते हैं, वो जब एक दफ़ा किडनी में जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो वो आगे जाके पथरी की शेप ले लेते हैं। और पथरी जब बन जाती है, ख़ास तौर पे छोटी साइज़ की जो पथरी है, वो अगर किडनी से नीचे ड्रॉप होके यूरेटर ट्यूब जो ट्यूब किडनी को ब्लैडर से कनेक्ट करती है, उसको ब्लॉक करे, तो इंसान के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट सीवियर पेन समझा जाता है। तो ये इस अगर किडनी में कि खुदा ना खास्ता किसी को एक दफ़ा पेन हुआ हो यूरेटर स्टोन की वजह से, तो वो सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूल पाएगा कि इतना सीवियर पेन होता है। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको इसको प्रिवेंट करने के लिए ये है कि या एहतियाती तदाबीर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ कि फ्लूइड इनटेक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक आम आदमी को 2.5 से 3 लीटर पानी और या फ्लूइड्स हर दिन कंज़्यूम करना पड़ता है। जिन लोगों को किडनी का स्टोन एक दफ़ा हो जाए, उनको 3 लीटर पीने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर जब तक वो साफ़ वो पेशाब से चीज़ें ज़ाया नहीं होंगी, उस वक़्त तक ये स्टोन का मामला उनको तंग करता रहेगा। राइट। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें या लिक्विड इंटेक ज़्यादा लें, तो क्या टैप वाटर जो है वो नुकसानदेह है? और दूसरा ये कि हमारी यंग जनरेशन आजकल बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स और इस तरह के बहुत सारे वो हाई कैफीन ड्रिंक्स मौजूद हैं, क्या ये भी नुकसानदेह है हमारे किडनी के लिए या किडनी स्टोन के की टर्म्स में? पहली बात तो ये है कि जो पानी हमें सप्लाई होता है लाइन से, वो चेक्ड होता है, उसकी जो केमिकल एनालिसिस भी होती है और उसकी क्वालिटी एश्योर्ड भी होती है। तो इसमें कोई मसला नहीं है कि आप टैप वाटर इस्तेमाल ना कर सकें। कुछ लोगों के ज़हन में अब इब्हाम होता है कि जी वो टैप वाटर की जगह बॉटल वाटर यूज़ करें। ये उनका ज़ाती फ़ैसला है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इस पानी में कोई ऐसी डिफरेंस नहीं होता इन टर्म्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, प्रोटीन कंटेनिंग जो ड्रिंक्स होते हैं, ये बिल्कुल इनकी किडनीज़ पे मनफ़ी असरात होते हैं और ये बारहा इस बात को समझाया जाता है और इस बात को रिट्रेट किया जाता है कि इन ड्रिंक्स का और इस किस्म की अशिया का इस्तेमाल कम से कम करें, हो सके तो ना करें। क्योंकि इससे बॉडी पे डेफ़िनेटली जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। किडनी नॉट ओनली किडनी पे, क्योंकि इनमें हाई शुगर कंटेंट होता है, इससे डायबिटीज़ होने का भी ख़तरा होता है। इससे जो है वो आपके ब्लड प्रेशर रेगुलेशन पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो और इससे आपके लिवर पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये ब बहुत सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। इन चीज़ों की इस्तेमाल कम किया जाए या ना किया जाए। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कुछ टाइम पहले ब्लैडर कैंसर का, वो क्या चीज़ है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? जी, ब्लैडर कैंसर जो होता है वो उसके सबसे कॉमन सिम्पटम जो होता है वो पेशाब में खून का आना है। अगर आपने कहीं पे एट सम पॉइंट अपने अपने यूरिन में खून के अज़ा देखे हैं या खून का रंग जो है वो एब्नॉर्मल देखा है, रेडिश या ब्राउन कलर का या तेज़ ऑरेंजिश तरह के कलर का, तो ये एक ऐसा सिम्पटम है जिसको आपको फ़ौरन अपने जीपी को बताने की ज़रूरत है। जीपी आपको अर्जेंट रेफरल करेगा हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट के पास। यूरोलॉजिस्ट आपको 2 टेस्ट आपके करेगा। एक तो वो आपके किडनी के स्कैन अरेंज करेगा और दूसरा टेस्ट जो है वो आपके मसाने का या आपके ब्लैडर का की एंडोस्कोपी करेगा। उसमें कैमरा डाल के चेक करेगा कि इसमें खुदा ना खास्ता इसमें कोई कैंसर के शवाहिद तो नहीं मौजूद जी हैं। डॉक्टर साहब, इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। एक और लाइव कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बताना है कि मेरे ना ब्लड प्रेशर ही है, शुगर भी है ते बस वैसे अगे पीछे फिरना टुरना। फिर मैंने प्रॉब्लम यह है कि मैं जिसले वॉक करनी है ना बाहर अंदर थोड़ा रोड के नीचे ऊपर 5 मिनट 10 मिनट 15 कर लो, आधा घंटा कर लो,
फिर मेरा सांस इतना फूलता है ना कि मुझे जरूरत होती है कि मैं कहीं बैठ जाऊं। मैं पाकिस्तान गई थी तो उधर मैं बीमार हुई थी। जो ये पसलियां हैं ना, रिब, इनके नीचे मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये पता नहीं क्या है। जी, आप क्योंकि आपको डायबिटीज़ भी है और हाई ब्लड प्रेशर भी है, तो जैसे ज़ैन ने शुरू में फरमाया था कि आप हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं, तो आपकी किडनी फंक्शंस को चेक रखना इंतहाई ज़रूरी है। इसके लिए आपका ब्लड टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट हर 6 माह बाद होना ज़रूरी है, ताकि चेक किया जा सके किडनी फंक्शन ठीक है। जहाँ तक दर्द का ताल्लुक है, अगेन ये कहना इस वक़्त मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि दर्द की वजूहात क्या हैं। पता लाना सांस मेरी क्यों फूल जाती है। इस सांस फूलने की अगेन बेशुमार रीजंस हो सकते हैं। उसमें जो है वो आपकी किडनी फंक्शन का भी अमल दखल होता है, उसमें जो है वो हार्ट का भी मामला होता है, ब्लड प्रेशर का भी मामला होता है। तो अगेन ये एक ऐसा मामला है कि आप अगर सांस आपका फूल रही है तो आपको फ़ौरन से बेशतर अपने जीपी को चेक कराना चाहिए। जीपी आपके बेसिक टेस्ट कराएगा, ब्लड टेस्ट, ईसीजी और दूसरी ज़रूरी टेस्ट। और अगरचे कि कोई मामला हॉस्पिटल की तरफ जाता है या हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट से चेक करवाने की ज़रूरत है, तो फिर जीपी यानी मैं आपको सोचा रेफ़र कि करेगा। अभी उसकी प्रॉब्लम का कोई तकलीफ का वजह बताएंगे। बहरहाल टेलीविजन पे आवाज क्लियर मैं सुन सकती हूँ, इधर टेलीफोन पे ऊपर मैं इतनी मुझे आवाज नहीं आ रही। बहरहाल जी, मैं यही आपको मशवरा दूँगा कि आप फ़ौरन अपने जीपी से मशवरा करें। आपकी जो साँस फूलने की बीमारी है, मसला है, इसको फ़ौरन चेक कराएँ, क्योंकि ये बात कोई सीरियस भी हो सकती है। टेलीविज़न पे इस वक़्त मेरे लिए मशवरा देना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आपकी जो सिम्पटम्स हैं वो बिल्कुल इस बात की आगाही दे रहे हैं कि आपको इमीडिएटली चेक करवाने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ जीपी के पास जाएँ और अपने आप को चेक करवाएँ, और अपने जो भी ब्लड प्रेशर का मामला है, डायबिटीज़ का मामला है, इसको चेक करवाएँ। जी बहुत शुक्रिया। और इसी तरह ये आप प्रोग्राम में लाइव भी देखने के अलावा रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, जो कि इस्लाम चैनल की वेबसाइट पे मौजूद है और हमारे सोशल मीडिया डिफरेंट साइट्स पे अवेलेबल होगा। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू चल रही थी हमारी ये प्रोस्टेट के रिलेटेड, सॉरी ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड, तो इसका क्या जी। ट्रीटमेंट किया जाता है? देखिए, ब्लैडर कैंसर जो होता है उसके ज़्यादातर जो है वो 70% या 2/3 से ज़्यादा जो होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं। यानी कि वो म मसल के या ब्लैडर के डीप मसल्स को इन्वॉल्व नहीं करते। तो उसके लिए जो है वो एक ऑपरेशन होता है जिसको एंडोस्कोपिकली हम करके जो कैंसर के सेल्स होते हैं या कैंसर के टिश्यू होता है उसको हम इलेक्ट्रोकॉटरी के थ्रू रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा डिपेंड करता है कि हिस्टोलॉजी क्या है। उसके अलावा रेगुलर ब्लैडर में हम केमिकल वॉशेस करते हैं या केमिकल्स डाल के हर हफ्ते क्लीन करते हैं, ताकि कैंसर सेल्स को ख़त्म किया जा सके। और रेगुलर एंडोस्कोपिक चेक रखते हैं, हर 3 से 6 माह बाद कैमरा डाल के ब्लैडर को चेक रखते हैं कि इसमें दोबारा कैंसर के सेल तो नहीं पैदा हो गए। जो दूसरी किस्म होती है ब्लैडर कैंसर की, वो होती है वह इन्वेसिव किस्म, जिसमें मसल जो होता है ब्लैडर का वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक टाइप है ब्लैडर कैंसर की, जिसके लिए ज़रूरी होता है कि उस रेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसके लिए या तो आप रेडियोथेरेपी की को कंसिडर किया जाता है, या ब्लैडर को निकाल के और उसकी जो किडनीज़ के ट्यूब्स हैं, जो यूरेटर ट्यूब्स हैं, उनको एक बैग की सूरत में, एक कंडुइट की सूरत में एब्डोमेन के या पेट के अगले हिस्से पे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये एक सीरियस मामला होता है जिसके लिए काफ़ी तशख़ीस होती है, इनपुट की ज़रूरत होती है, और ये एक हाईली टेक्निकल ऑपरेशन होता है ब्लैडर रिमूव करने का। लेकिन अगर इन्वेसिव डिजीज़ है, मसल इन्वेसिव डिजीज़ है, तो इसके बारे में सोचना ज़रूरी होता है कि जी डॉक्टर साहब, पेशेंट को अभी एक इसकी ज़रूरत। ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। एक
ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये रिमाइंड कराता चलूँ कि इस प्रोग्राम का मकसद आपकी एजुकेशन अवेयरनेस है। एक इंतहाई अहम प्रोग्राम है। अगर आपको ब्लैडर या किडनी से रिलेटेड और प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी मर्ज़ लायक है, या अगर आपको कोई इस तरह की तकलीफ़ है, तो आप हमें लाइव कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मिलते हैं आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे प्रोग्राम का आज का टॉपिक है किडनी, ब्लैडर और प्रोस्टेट से रिलेटेड अमराज, इनकी वजूहात, इनका इलाज और एहतियाती तदाबीर। ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड कि क्या उनके सिम्टम्स हैं और किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। इसी तरह डॉक्टर साहब, मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि हमारे जिस्म में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब पेशाब आता है तो इसमें एक जलन सी, एक बर्निंग सेंसेशन होती है। तो क्या ये फूड की वजह से होती है या ये भी कोई ब्लैडर रिलेटेड इशू है? जी, अच्छा सवाल है आपका। ये जो पेशाब में जलन की बात होती है, ये इसका आमतौर पे फूड से ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलामात हो सकती हैं डिहाइड्रेशन की, और ये ख़ास तौर पे अलामत हो सकती है इन्फेक्शन की। अगर ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसकी सबसे जो कॉमन प्रेजेंटेशन होती है, कॉमन सिम्टम होता है, वो होती है पेशाब में जलन। बार बार पेशाब का आना, पेशाब करने में तकलीफ होना, जो पेशाब के जो ब्लैडर का एरिया होता है, यानी कि इंसान के पेट के नीचे का निचला हिस्सा जो होता है लोअर एब्डोमेन में, उसमें दर्द होना, पेशाब में खून आना, ये भी इन्फेक्शन की अलामत है। सबसे कॉमन रीज़न जो पेशाब में खून आने का है, वो इन्फेक्शन होती है। और ये प्रॉब्लम अगर आप किसी को बारहा हो रही है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में हम लोग देखते हैं कि रिकरेंटली जो है वो इन्फेक्शन की कंप्लेन के साथ लेडीज़ आती हैं। तो ये एक ऐसा इशू है जिसके लिए उनको स्पेशलिस्ट यूरोलॉजी इनपुट की ज़रूरत होती है। अगर किसी को 6 माह में 2 दफ़ा इन्फेक्शन हुए हैं, या 1 साल में 3 दफ़ा इन्फेक्शन हुए हैं, तो ये एक मामला ऐसा है जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। राइट। तो चाहे वो मर्द हों, चाहे लेडीज़ हों, इनके लिए ज़रूरी है कि अगर उनको किडनी में इन्फेक्शन या ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है, तो वो स्पेशलिस्ट से राब्ता कायम करें। जी डॉक्टर साहब, एक और लाइव कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप डॉक्टर जी, साहब से? मेरा नाम शहबाज है, मैं उर्दू से बोल रहा हूँ। और मैंने मेरा स्टड डाला है उन्होंने किडनी में, तो वो डाले हुए हो गया तकरीबन 1.5 माह हो गया। वो अभी मेरी अपॉइंटमेंट आनी है, लेकिन मेरा खून अभी तक बंद नहीं हुआ। खून आता और जनरल होती है साथ में। ओके जी मैंने डॉक्टर साहब, पूछना कोई था और कि सवाल मैं करना चाहेंगे आप? इमरजेंसी में जाऊं या वेट करूं। उन्होंने कहा था कि मुझे वो करें, अगर ज्यादा खून आए तो फिर वो आप इमरजेंसी में आए। तो खून जी, तो आता ही रहता है तकरीबन। वो जो यूरिन है ना, वो है वो कलर्ड होता है, और ओके। जी, जो सड़न के बहुत साथ आता है, जलन के साथ। जी, वो क्योंकि स्टेंट आपकी किडनी में मौजूद है और उसका एक सिरा जो है वो ब्लैडर में मौजूद होता है। तो ये एक फॉरेन बॉडी है जो कि ब्लैडर में मौजूद है। तो ये प्लास्टिक की ट्यूब जब ब्लैडर की लाइनिंग से टकराती है, तो वो उसको एक तरह से उसमें एक ज़ख्म सा पैदा कर देती है, जिसकी वजह से खून आता है ब्लैडर यूरिन में। ये एक बहुत कॉमन इशू है, जो ख़ास तौर पे जिन लोगों को स्टेंट मौजूद होता है। जब आपके ऑपरेशन हो जाएगा और ये स्टेंट निकल जाएगा, तो ये मसला क्लियर हो जाएगा। अगरचे कि ज़्यादा खून नहीं आ रहा और आपको कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, और आप बर्दाश्त कर सकते हैं थोड़ा-सा खून या जो पेशाब में जलन होती है। ज़्यादा पानी पिएँ, उस पानी के साथ जो है उसमें नींबू इस्तेमाल करें, तो ये जो तकलीफ़ है कुछ बेहतर रहेगी। लेकिन जब तक ये स्टेंट मौजूद है, ये खून वक़्तन-फ़वक़्तन आपको नज़र आएगा, लेकिन ये कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। ये एक सिंपल फ़ॉरेन बॉडी रिएक्शन है जो कि ब्लैडर में हो रहा है स्टेंट की वजह से, और डेफ़िनिटिव ऑपरेशन जब आपका हो जाएगा, तो उसके बाद ये मामला क्लियर हो जाएगा। राइट।
डॉक्टर साहब, ये क्या वजह है कि ये जो किडनी से रिलेटेड बीमारियां हैं ये हमारी एशियन कम्युनिटी में कुछ ज़्यादा पाई जाती हैं? क्या ये हमारी खुराक ऐसी है या कोई और प्रॉब्लम है? इसी ये सवाल पे जाने से पहले एक और लाइव कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मेरी मॉम ने किडनी प्रोटीन ज्यादा है, My mom's got too much protein in her kidney. 25% चल वो 25% चलती है, पानी में बॉडी में पानी भी ना ले। आवाज़ नहीं आ रही। ब्लड प्रेशर जी, आप अपना सवाल ज़रा दोबारा दोहराइएगा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मुझे पता है मेरी मॉम ने किडनी 25% चल रही है, मेरी मम की किडनी 25% चलती है, बॉडी में पानी है, वो बॉडी में पानी भी ना ले, प्रोटीन लूज होती है, प्रोटीन भी लूज होती है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल माँ के पास ब्लड प्रेशर भी है तो कोलेस्ट्रॉल भी ना ले। जी, जो जितनी मैं बात इनकी समझ सका हूँ कि इनकी जो मदर है वो उनकी किडनी जो है वो 25% चल जी रही है। जी, ऐसा ही है। और उसकी वजह से बॉडी, ज़ाहिर है किडनी जब नॉर्मल नहीं चल रही तो बॉडी में वाटर रिटेंशन भी हो रही है और उनके दूसरे सिम्टम्स भी हो रहे हैं। मेरा अंदाज़ा ये है कि इनको पहले ही रेफ़र कर दिया गया होगा जो किडनी स्पेशलिस्ट हैं उनके पास, जिनको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि मेडिकली किडनीज़ को मैनेज करते हैं। दवाओं की सूरत में एहतियाती तदाबीर बता के या जो परहेज़ बता के। तो अगरचे कि इनको किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेजा नहीं गया है, तो इनको चाहिए कि अपने जीपी से फ़ौरन रब्ता कायम करें और एक अर्जेंटली रेफ़र करने की ज़रूरत है इनको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। अगरचे कि नेफ्रोलॉजिस्ट इनको पहले से देख रहा है और उनके मामलात अभी तक ठीक नहीं हुए, तो ये ज़रूरी है कि नेफ्रोलॉजिस्ट से दोबारा रब्ता कायम किया जा सके, ताकि वो मेडिकली चीज़ों को मैनेज कर सके, किडनी फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो इनको सिम्पटम्स हो रहे हैं वाटर रिटेंशन के और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस के, उन चीज़ों को मैनेज करें। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जो सवाल कर रहा था मैं आपसे कि हमारी एशियन कम्युनिटी में ये इशू बहुत ज़्यादा है, किडनी रिलेटेड अमराज जो हैं, क्या ये हमारा फूड है, ये चीज़ें इनहेरिटेड हैं? ये कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, उसमें फ़ूड का आंसर भी मौजूद है क्योंकि हमारे जो फूड्स होते हैं उसमें नमक बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हमारे जो चिकनाई होती है, जो घी, तेल हम लोग यूज़ करते हैं और जो मसालेजात हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किडनीज़ के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती हैं, वो हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती हैं। हमारे फूड की वजह से जो हमारी रगें, जो हमारे वेन्स और आर्टरीज़ होती हैं उसमें चिकनाई जमा होने लगती है, जिसकी वजह से वो उनकी फंक्शंस डिटोरिएट होता है। तो इसी तरीके से फिर डायबिटीज़ का मामला शुरू होता है, हाई ब्लड प्रेशर शुरू होता है। तो ये एक एक विशियस साइकिल है, जो हमारा फूड है और हमारे एज़ अ कम्युनिटी हमारे यहाँ एक्सरसाइज़ का करने का मामला बहुत लो है, बहुत फुकदान पाया जाता है। तो हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं क्योंकि उनमें वर्जिश का अंसर बहुत कम है। तो जहाँ तक फूड का ताल्लुक है, एक्सरसाइज़ का ताल्लुक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ चलती हैं। तो इसलिए ये इन तमाम बीमारियों को से प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके एहतियात करने के लिए वाज़ेह एहतियाती तदाबीर मौजूद हैं। हमें चाहिए कि ये हमारे पास यहाँ पे यूके में प्राइमरी केयर का बहुत अच्छा निज़ाम मौजूद है, जो कि हर मामले में, हर बीमारी में, हर तकलीफ़ के लिए आपके को एडवाइस करने के लिए लोग मौजूद हैं। तो ये हमारे कम्युनिटी के लिए बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने सिम्पटम्स को वक़्त पे जो है वो उसकी तशख़ीस करवाएँ और जो बीमारियाँ हैं उनको वक़्त पे पकड़ें, ताकि उसका इफ़ेक्टिव इलाज किया जा सके। अगर हमने ज़्यादा देर की और हमारी बीमारियाँ देर से पकड़ी गईं या देर से उसकी तशख़ीस हुई, तो का डैमेज हो सकता है बिल्कुल। किडनीज़ को भी, हार्ट को भी और बाकी दूसरे ऑर्गन्स को भी। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी? जी, आवाज़ आ रही है। क्या अच्छा सवाल जी। करना चाहेंगे आप? जी, मैं अपने दोस्त के बिहाफ पे फ़ोन कर रहा हूँ जी। जी जी। उनको डायग्नोज़ हुआ है कोई 3-4 महीने पहले प्रोस्टेट कैंसर का।
Right. तो उनको बताया गया है कि ये अभी इसकी शुरुआत है और प्रोस्टेट का जो साइज है वो बिल्कुल ठीक है। इट्स लाइक 25 साल के आदमी का। तो वो पूछ रहे थे कि अगर कोई ऐसे प्रिवेंटिव चीज़ ले सकते हैं जिसको वो रोक सकें और आगे ना बढ़े कैंसर जो है, तो इसके बारे में ज़रा पूछना था जी। डॉक्टर बड़ा अच्छा सवाल है उनका कि मेडिकेशन के अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो होम रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं कि वह प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट किया जा सके या इसके ऊपर काबू पाया जा सके। सॉरी सर, एक बात और थी जी जी कि उनको चॉइसेस दी गई थी, तो उस चॉइस में उनको ये बताया गया है कि वो उन्होंने ऑप्ट किया है एक्टिव सर्वेलेंस का। जी शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्टिव सर्विलेंस की जो मोडालिटी है ट्रीटमेंट की, वो उस सूरत में इस्तेमाल होती है जब कैंसर बहुत लो लेवल ग्रेड का हो और बहुत कम वॉल्यूम में मौजूद हो बॉडी में। जिसका मतलब ये होता है कि ओवरऑल बॉडी या इंसानी सेहत को या इंसान की लाइफ को ख़तरा ना हो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर से। इसलिए एक्टिव सर्विलेंस की मोडालिटी इस्तेमाल की जाती है। जहाँ तक होम रेमेडीज़ का ताल्लुक है, अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो कि एक दफ़ा कैंसर जब हो जाए तो उसको ख़त्म कर सके या उसको स्प्रेड होने से रोक सके। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर आमतौर पे एक क्या स्लो ग्रोइंग डिजीज़ है और ख़ास तौर पे जब वो एक्टिव सर्विलेंस पे उनको रखा गया, इसका ये मतलब है कि अगेन इस बात को दावा किया गया है कि इस टाइप ऑफ कैंसर से उनकी सेहत पे ज़्यादा कोई मुज़ी असर नहीं होगा या उनकी लाइफ को कोई चैलेंज नहीं होगा इस डिजीज़ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई होम रेमेडीज़ या कोई दवाओं से कैंसर को मज़ीद बढ़ने से कोई रोकने की ऐसी कोई तदबीर मौजूद नहीं है, ख़ास तौर पे प्रोस्टेट कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये इसमें एक हेरिडिटरी एलिमेंट बिल्कुल मौजूद है। अगर आपके वालिद को या आपके बड़े भाई को या आपके चचा को जो फर्स्ट डिग्री मेल रिलेटिव्स हैं उसमें अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो उस फैमिली के जो दूसरे मर्द हजरात हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर के होने की रीजंस ज़्यादा होती हैं, उसमें उनके नंबर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसी फैमिली जिसमें किसी को प्रोस्टेट कैंसर पहले ना हुआ हो। तो अगर किसी की फैमिली में किसी मर्द को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो उस फैमिली के दूसरे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो आफ्टर 50 अपना पीएसए ब्लड टेस्ट करवाएं आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज। और अगर उनको मज़ीद कोई शक है तो वो बिल्कुल जाके अपने जीपी से रब्ता कायम करें। जीपी उनको यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र करेगा, यूरोलॉजिस्ट उनको मज़ीद ट्रीट करेगा, उनकी मज़ीद स्क्रीनिंग करेगा। और अगर खुदा ख़ास्ता कोई ऐसी बात मौजूद है जिससे कोई खतरे की घंटी बज रही हो तो उस चीज़ को वो चेक कर सकता है। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि ओवर 50 हैं अगर तो फिर ये चेकअप करवाएं, तो क्या कोई एज बैंड स्पेसिफिक एज बैंड है जिसके अंदर ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं या ओवर 50s को ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या अगर यंग एज में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं? प्रोस्टेट कैंसर आमतौर पे उम्र के बढ़ने के साथ एक बीमारी ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। इसी वजह से यहाँ यूके में हमने एक थ्रेशोल्ड जो बनाया हुआ है वो 50 इयर्स का बनाया हुआ है। आमतौर पे यंगर पॉपुलेशन में प्रोस्टेट कैंसर का होना एक बहुत ही अनयूजुअल अकरेंस है। यानी बहुत कम देखा गया है और बहुत ही अनयूजुअल होता है कि यंग पॉपुलेशन में यानी लेस देन 50 किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो। इवन बिटवीन 50 एंड 60 भी प्रोस्टेट कैंसर की जो तशख़ीस है उसके लेवल कम होता है। तो इस वजह से एक थ्रेशोल्ड लेवल बनाया गया है 50 ईयर्स का, जिसके बाद से स्क्रीनिंग शुरू की जाती है। ऑल्दो इस मुल्क में स्क्रीनिंग का कोई रेगुलर सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन 50 ईयर्स के बाद अगर आप चाहें तो आप जीपी की ज़रूर अपना पीएसए ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। और अगर उसमें कोई ऐसी तशवीश की बात नोट की जाए तो वो मज़ीद जीपी आपको आगे यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र करेगा। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया रेड मीट का कि रेड मीट भी जो है ये बीमारियां कॉज करता है। तो हमारा तो खाना नॉर्मली, हम तो है ही मीट ईटर्स नॉर्मली एशियन कम्युनिटी, और हमारे खाने में मीट एक बड़ा ही अहम
हिस्सा है खाने का। तो क्या कोई ऐसे मिनिमम रिकमेंडेड अमाउंट है कि इस्लामी बताया हुआ तरीका तो ये है कि कम से कम 40 दिन में एक दफ़ा गोश्त ज़रूर खाया जाए, लेकिन वो हमारी वो कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए मीट खाने की, या कितना कम खाएं कि वो नुकसानदेह ना हो? आपने अपने सवाल का जवाब भी अपने सवाल में ही दे दिया। हमारा दीन भी हमें ये कहता है कि डू थिंग्स इन मॉडरेशन, यानी म्याना रवि इस्तेमाल की जाए। तो हम एज ए यूरोलॉजिस्ट या एज अ डॉक्टर मैं किसी चीज़ की को खाने से मना नहीं करता हूँ, लेकिन चाहे वो रेड मीट हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो ऑयल हो या घी हो, जो भी हो, तो इन चीज़ों को म्याना रवि से इस्तेमाल करें, इसको मॉडरेशन में इस्तेमाल करें, मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ओवरडू ना करें, बहुत ज़्यादा जो है वो लापरवाही से इसको इस्तेमाल ना करें। हफ्ते में एक दफ़ा अगर आप रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल है इसमें कोई मज़ायका नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से आप जो वाइट मीट्स वाली चीज़ें होती हैं, चिकन है या फ़िश है, ये ज़्यादा हेल्दी समझी जाती हैं, वो इस्तेमाल करें। राइट। फ्रूट्स, वेजिटेबल यानी सब्जियाँ खाएँ, दाल खाएँ, ये ज़्यादा हेल्दी चीज़ें। तो अपनी ग़िज़ा को मुनासिब रखें, हर मिक्स करके रखें। जी डॉक्टर साहब, ज़्यादा एक लाइव तादाद कॉलर मौजूद है इस वक्त। जी अस्सलाम जी। वालेकुम। Walaikum salam. जी क्या सवाल करना चाहेंगे आप? Doctor, it's just regarding my father. He has had heartburn for quite a while, and we were not sure what the problem was. And he's had a manometry done. He's had lots of tests done and blood tests and the stool test, and everything, alhamdulillah, has been fine. The doctors are now saying he has a slight hiatus hernia, which is causing the heartburn, and this stops him from eating and relaxing. So what we wanted to know, he's been referred to the surgeon now to see whether the surgeon can do anything. But other than an operation, we just wanted some advice, please, on what you think we can do in terms of lifestyle changes. He doesn't have fried food. He doesn't have tomatoes. He's severely restricted his diet. Tea and coffee has also been restricted. But we're just really concerned because it affects him on a daily basis. Antacids don't work. We've tried all the PPIs there is. And we're just very concerned, and Dad wanted to know whether you can advise something, please. डॉक्टर साहब क्या और सवाल करना चाहेंगे आप इनसे? And what we can do to help this hiatus hernia other than an operation. I think the issue is that again the hiatus डॉक्टर hernia साहब एक और कॉलर मौजूद है, इन जवाब पे जाने से पहले एक और कॉलर ले लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए मैं अभी बात कर रहा था प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, मेरे दोस्त का जो है ज़रा एक अहम सवाल ये करना था कि अब वो एक्टिव सर्वेलेंस में हैं, तो अगर वो PSA करवाएंगे तो क्या एक्सेप्टेबल लेवल होगा? जब वो ये डिटेक्ट हुआ था तो उनका PSA लेवल 3.79 था। ओके। तो कौन सा एक्सेप्टेबल लेवल होगा इसका? उनके मेरे दोस्त जो हैं वो उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, बाईपास हो चुके हैं, स्टेंट्स लग चुके हैं, शुगर की भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है। जी अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी डॉक्टर साहब पहले वो जो मेरी बहन का सवाल था उसका जवाब दीजिए। The first thing is कि जो उन्होंने hiatus hernia की बात की थी, hiatus hernia has got unfortunately is not related to your kidneys or your urological issues. ये एक मैदे की प्रॉब्लम है, ये एक it is a gastrointestinal problem. तो मेरा मशवरा ये होगा कि ये आप इनको अगर सर्जन के पास रेफ़र किया गया है तो सर्जन इनको एवेलुएट करके बताएगा कि इनको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर नहीं है तो बाकी जो मेडिकल तरीके होते हैं, जो अद्वियात होती हैं या जो परहेज़ होती हैं, उससे चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो आई थिंक आई विल लीव दिस डिस्कशन फॉर द सर्जन टू डू व्हेन ही रिव्यूज़ द पेशेंट। ये अगेन मेरी स्पेशलिटी रिलेटेड बात नहीं है, इसलिए मेरे लिए कुछ कहना मुनासिब भी नहीं होगा। दूसरी बात इन्होंने जो दोस्त हैं उन्होंने PSA की बात की थी, तो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ख़ास तौर पे जो एक्टिव सर्वेलेंस पे होते हैं पेशेंट्स, सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस लेवल पे या किस PSA लेवल पे इनकी डिज़ीज़ को इन्वेस्टिगेट किया गया या उनकी प्रेजेंटिंग वैल्यू क्या थी, और उसके बाद से ये चेक किया जाता है कि जो करंट वैल्यू है उसमें कितना चेंज आया है। तो ये जिस यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, आई एम श्योर उसके पास सारे रिकॉर्ड मौजूद होंगे,
और वो इस बात को बेहतर तरीके से डील कर सकता है और देख सकता है कि इनके पीएसए लेवल में कितनी कमी बेशी होती है। इसमें ये जब पेशेंट एक्टिव सर्विलेंस पे होता है, इसमें कोई एक लेवल का इशू नहीं होता है। ये एक ट्रेंड इस्टेब्लिश किया जाता है और वो ट्रेंड हर मरीज में सेपरेट होता है। राइट। डॉक्टर साहब, एक और सवाल एक बड़ी अहमियत का हामिल है, जो है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, जो हमारी एशियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन भी है और इसको टाइमली डायग्नोज नहीं किया जाता। ये क्या चीज़ है और इसको क्यों नहीं टाइमली डायग्नोज किया जाता हमारी एशियन कम्युनिटी में? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और शुक्रिया आपने ये टॉपिक उठाया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सोशल टैबू है, ख़ास तौर पे लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू, इवन मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हमारे कम्युनिटी में तहारत का इशू है, लोगों को रेगुलर नमाज़ें पढ़नी होती हैं, अपने आप को पाक साफ़ रखना होता है, और अगर ज़ाहिर है यूरिन का इखराज होता है तो उनकी तहारत ज़ाया हो जाती है। तो मसला ये होता है कि जो ब्लैडर है, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि उसका काम है यूरिन को स्टोर करना। और अगर यूरिन उसमें स्टोर नहीं रहता और वो वहाँ से एग्जिट कर जाता है, निकलता है बाहर, इसका मतलब ये है कि ब्लैडर सही तरीके से काम नहीं कर रहा। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। तो मेरा मशवरा तमाम भाइयों और बहनों को ये है कि अगर वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का शिकार हैं, तो वो अपने आप को फ़ौरन रेफ़र करवाएँ यूरोलॉजिस्ट को, क्योंकि ये जो इनकॉन्टिनेंस का इशू है, ये कोई सीरियस बात भी हो सकती है, प्रोस्टेट रिलेटेड या ब्लैडर रिलेटेड। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को फ़ौरन चेक करवाएँ। और यकीन जानिए कि ये बीमारियाँ जो इनकॉन्टिनेंस की हैं, ये बहुत हद तक जो है वो ट्रीटेबल हैं। जिससे आपकी सेहत भी महफूज रहेगी, आपकी तहारत का मामला भी कंट्रोल में रहेगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी। तो इसको एक सोशल इशू ना समझें, आप खामोश ना बैठें इसको। अगर ये मामला आपको दरपेश है, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो मर्द हज़रात हों, फ़ौरन इसको चेक करवाएँ, अपने आप को रेफ़र करवाएँ, यूरोलॉजिस्ट को दिखाएँ, ताकि यूरोलॉजिस्ट इस मामले की तशख़ीस कर सके, इसको समझ सके कि ये मामला क्या है और इसको ट्रीट कर सके। डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा पाया जाता है कि स्पेशली कि वो पेशाब कंट्रोल नहीं होता या यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या डायबिटीज़ का इस पे इम्पैक्ट है या कोई और, ये सिर्फ ब्लैडर रिलेटेड इशू ही है? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि बॉडी के हर हिस्से को इफ़ेक्ट करती है। ऊपर से आपकी स्किन से लेके, आँखों से लेके, आपके हार्ट को लेके, किडनीज़ को लेके और ब्लैडर को लेके, और एक-एक नर्व जो बॉडी को सप्लाई कर रही है, चाहे वो पाँव में हो, चाहे वो हाथ में हो, वो भी डैमेज हो सकती है डायबिटीज़ की वजह से। तो जहाँ ह नर्व्स दूसरी जगहों पे मौजूद है, उसी तरह ब्लैडर में भी मौजूद है। और वो नर्व्स अगर सही काम नहीं कर रही हैं डायबिटीज़ की वजह से, और डायबिटीज़ की वजह से जिसको हम कहते हैं न्यूरोपैथी हो गई है, तो ब्लैडर भी सही तरीके से काम नहीं करेगा और डायबिटीज़ के मुज़र असरात जो हैं वो ब्लैडर को भी सही तरीके से काम करने नहीं देंगे, जिसका एक सिम्पटम जो है वो इनकॉन्टिनेंस भी है। यानी पेशाब का ज़ाया हो जाना, यानी और पेशाब के ऊपर कंट्रोल बॉडी का ख़त्म हो जाना। तो ये इफ़ेक्टिव कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर डायबिटीज़ बेहतर कंट्रोल है, तो आपका ब्लैडर भी बेहतर काम करेगा। ये डॉक्टर साहब, एक ख़वातीन में एक प्रॉब्लम होता है जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसकी क्या वजह होती है और क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है? जी, आपने अच्छा सवाल किया। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इंसान की बॉडी का एक एनवायरनमेंट है, एक एटमॉस्फेयर है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। उसमें हार्मोनल इश्यूज़ भी हैं, उसमें आपकी ओवरऑल सेहत की पॉइंट ऑफ व्यू भी है, आपकी इम्यूनिटी का भी इशू है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसको हम कहते हैं, उसका भी इशू है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को कंट्रोल रखा जा सके। अ, जिन लोगों में रिकरेंट इन्फेक्शन पाया जाता है, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत या उनकी इम्यूनिटी लो होती है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज़्म होते हैं या जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन्फेक्शन कराते हैं, वो आसानी से बॉडी में सरायत कर जाते हैं और सिम्पटम्स क्रिएट करते हैं। इसीलिए जिन लोगों को बारहा इन्फेक्शन हो रही हैं, उनको चेक कराने की ज़रूरत है कि उनमें ऐसी कोई मसले तो नहीं है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन है।
या कोई ऐसा रिस्क फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से इन्फेक्शन बार-बार हो रहा है, जिसमें गुर्दे की पथरी भी शामिल है, जिसमें ब्लैडर कैंसर भी शामिल है, जिसमें मसाने का मामला मसाने की पथरी भी हो सकती है और प्रोस्टेट का साइज़ में बढ़ जाना या प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट हो जाना, जो कि पेशाब को मसाने से क्लियर करने में मुश्किल करता है, बॉडी जो है वो क्लीन नहीं हो पाती है सही जी तरीके से जी डॉक्टर साहब, और सॉरी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता हुआ जाता है। ये इंतहाई अहम टॉपिक भी है और एक लंबी फहरिस्त है सवालात की, और मैं यकीन करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं वो इससे फ़ायदा भी उठाएंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएंगे। नई से नई बीमारियों का हर दूसरे दिन जन्म लेने का एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारी अनहेल्दी डाइट और लैक ऑफ अवेयरनेस। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।